हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन में के इंट्रोडक्शन में हमने देखा है किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये सबको हमने देखा है बच्चों। कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमारा दो टाइप का होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, और एक और होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं, जिसको आप लोग जानते हो क्या क्या होता है। लेंथ होता है, टाइम होता है, मास होता है, करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। वैसे डिराइव क्वांटिटी वो होता है जो डिराइव होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके, मतलब डिराइव क्वांटिटी को लाया जाता है बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है क्या, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो मैंने बताया था प्लेन एंगल क्या होता है, ये होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये प्लेन एंगल होता है। और आपका जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू होता है सरफेस एरिया पर यूनिट रेडियस का स्क्वायर होता है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का रेडियन होता है स्टेरेडियन करके बताया था। फिर यूनिट के बारे में बताया था, और यहाँ पे हम फंडामेंटल क्वांटिटी का भी यूनिट देखे थे, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी का भी यूनिट देखे थे। इतना हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कुछ अदर यूनिट डिस्टेंस का जो हमको जानना चाहिए। तो अदर यूनिट्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस या लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ ही बोलना चाहिए उचित है, लेंथ जो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि बच्चे हमको पता होना चाहिए किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एयू। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो भाई सन का सेंटर ये है, सन का सेंटर ये है, और ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। तो सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को ही अपन बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको पाया गया है अपना कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है कितना, ये आता है लगभग 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बोल सकते हो। बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको अपन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलते हैं। वैसे ही मेरे पास दूसरा टाइप आता है लाइट ईयर। क्या आता है, लाइट ईयर, LY। नाम सुन के ऐसा लग रहा है लाइट ईयर, ईयर आ रहा है तो लग रहा है ऐसा है कि टाइम का यूनिट है ये, है ना। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो आदमी देखेगा लाइट ईयर है, ईयर मतलब समय, और समय मतलब आदमी बोलेगा क्या, टाइम का यूनिट है। बट बच्चों ख्याल रखना, लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं होता है, ये होता है आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। अब ये कैसे होता है, तो डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा आपको कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर होता है जब लाइट वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोला, डिस्टेंस traveled by light in a vacuum in 1 year। एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बच्चों लाइट ईयर। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर, भूलना मत। तो एक लाइट ईयर जो आता है ये आप निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखो, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये डिस्टेंस को आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो बताओ। तो हमको पता है क्या, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब देखो डिस्टेंस एक लाइट ईयर है, स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए लगभग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एग्जैक्ट नहीं लिखा हूँ, लगभग लिखा हूँ। और टाइम, और जो टाइम होता है, टाइम कितना लगता है बताओ, एक साल। कितना टाइम लगता है, एक साल। एक साल में 365 दिन होता है, और एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। इतना का आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाते हो तो आपका वैल्यू आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आता है, ये आप ला सकते हो। तो इतना कैलकुलेशन से लाख गुना अच्छा है याद कर लेना, इसको याद ही कर लो। एक लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 कितना होता है, 15 मीटर होता है। वैसे ही तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको होता है एक पैरालैक्टिक या पार्सेक बोलो,
जिसको अपन फुल फॉर्म बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। अब ये क्या होता है पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकंड। तो मान के चलो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये सेंटर ओ है, और ए से ये चला कहां तक, बी तक, और यहां पे, ठीक है। अब ये जो आर्क बना है, ये जो आर्क बना है, ये आर्क आपको होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस में होना चाहिए। ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल क्या होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये जो है यहाँ पे जो एंगल गिरा रहा है, वो एंगल आपको होना चाहिए कितना पता है, वो एंगल 1 सेकंड के इक्वल आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एंगल जो होता है वो सेकंड से भी डिफाइन होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, आप बोल सकते हो 1 सेकंड में कितना एंगल होता है बच्चा, तो ये होता है 1/3600 डिग्री हो जाता है। क्योंकि देखो 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू आप ला सकते हो यहाँ पे 1/60 डिग्री लिख सकते हो। 1 मिनट में इतना डिग्री घूमेगा, तो सीधी सी बात है 1 सेकंड का बात है, 1 मिनट को अपन 1 डैश लिखते हैं तो ये 1/60 डिग्री हो जाता है। अब इसी को सेकंड में लिखूंगा तो सेकंड में लाऊंगा, जानते हो 1 मिनट है ये, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, सेकंड आ जाएगा तो यहाँ पे डबल डैश आता है, डबल डैश मतलब सेकंड, सिंगल डैश मतलब मिनट, तो 1/60 डिग्री है। ये 60 को इधर ले आओगे तो बचेगा एक डबल डैश, तो 60 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 60 का 60 से मल्टीप्लाई इतना डिग्री, तो ये हो गया 1 सेकंड, और ये हो गया आपका 1 सेकंड में इतना डिग्री होता है, इतना डिग्री एंगल है, ठीक है। ओके ओके, तो ये कहलाता है आपका पैरालैक्टिक सेकंड। अब ये डिस्टेंस निकालोगे, आप निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है आर्क इक्वल टू क्या होता है, बताओ, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, सीधी सी बात है, रेडियस ही आपका पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस है, ठीक है, यही आपका पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो आर इक्वल निकालेंगे तो कितना आएगा, आर्क अपॉन थीटा, और यहाँ पे आर्क का वैल्यू आप रखोगे कितना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा का वैल्यू रखोगे 1 सेकंड, और इसको कैलकुलेट करोगे बच्चे तो इसका वैल्यू आता है लगभग 3.1 × 10⁻16 मीटर आता है, कुछ इतना डिस्टेंस आता है, ये आपको ख्याल में रखना है। ओके ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सर हम क्या ये रिजल्ट याद करेंगे तो बात बन जाएगा, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, रिजल्ट आप याद रखो, बात बन जाएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है, 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और आप एक पार्सेक जिसको पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं वो कितना होता है, 3.1 × 10⁻16 मीटर होता है, ये आप याद रखें। ओके, अब मैं आगे बढ़ता, और भी यूनिट होते हैं लेंथ के, डिस्टेंस के, जिसको हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बच्चे होता है यहाँ पे आपका सबसे पहला लेते हैं, वो हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या होता है, डेसीमीटर लो यार, डीएम, इसमें बोलूंगा डेसीमीटर। एक डेसीमीटर होता है बच्चा 10⁻², 10⁻1 मीटर होता है। और यहीं पे दूसरा आपको पता होना चाहिए, डेसीमीटर के बाद एक सेंटीमीटर, ये होता है सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10⁻² मीटर, ठीक है। वैसे तीसरा आप 1 mm बोल सकते हो, जिसको मैं बोलता हूँ मिलीमीटर, मिलीमीटर आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 10⁻³ मीटर। फिर आप आते हो इसके जस्ट बाद, तो ये आता है माइक्रोमीटर आता है, जो आपको याद होना चाहिए, माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आपके पास आएगा एक नैनोमीटर, इसको मैं बोलूंगा नैनोमीटर, और नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। वैसे ही आता है आपका एंगस्ट्रॉन, ए ऊपर रहता है, इसको मैं बोलता हूँ एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर होता है। वैसे ही और आगे तो आपको मिल जाएगा एक, यह आ जाएगा पिकोमीटर, पीएम, पिकोमीटर। अब पिकोमीटर होता है आपका 10⁻12 मीटर,
सेम टू सेम आप एक और आखिरी आओगे, वो आता है आपका FM, जिसको फर्मी बोलते हैं न्यूक्लियस के लिए, ऐसे में बोलते हैं इसको फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, अब फेम्टोमीटर आता है तो इसको 10 टू द पावर -15 मीटर, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का छोटा यूनिट है, छोटा छोटा लेंथ का यूनिट है, ठीक है। छोटे लेंथ को आपको मेजर करना है तो इसमें मेजर करते हैं यहाँ पर। अब मान के चलो मेरे को लार्ज यूनिट में मेजर करना है, लार्ज यूनिट मेजर करना है लेंथ में, तो यहां पे आ जाएगा बच्चा, यही सब चीज को देखोगे तो क्या आ जाएगा लार्ज यूनिट में। तो इसको मैं बोलता हूं सबसे पहले आता है आपका एक डेकामीटर आता है, डीएम, तो डेकामीटर बोला जाएगा इसको, बड़ा डीएम लिख देता हूं, तो डेकामीटर, ठीक है। तो डेकामीटर होता है 10 मीटर को बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही 1 km आ गया, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ किलोमीटर, इसको आप लोग जानते ही हो क्या होता है किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या होता है बताओ, 10 टू द पावर 3 मीटर, जिसको 1000 मीटर बोलते हैं। वैसे ही आगे जाओगे तो एक बड़का एम छोटका एम है, तो बड़का एम मतलब मेगा, छोटका एम मतलब मीटर, ये हो जाएगा मेगा मीटर, ठीक है, मेगा मीटर। तो मेगा मीटर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मीटर होता है, 10 लाख मीटर होता है, 10 टू द पावर 6 मतलब 10 लाख मीटर होता है। वैसे ही आपका आता है एक यहाँ पे जीएम आ जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ गीगा मीटर, गीगा मीटर, जीजा मीटर मत बोल देना, ठीक है, जीजा मीटर नहीं होगा, गीगा मीटर होगा ये, ओके। तो गीगा मीटर आ जाएगा 10 टू द पावर 9 मीटर आ जाएगा। वैसे ही आपका आएगा यहाँ पे एक टेरा मीटर आता है, टीएम, तो इसको मैं बोलूंगा टेरा मीटर। तो टेरा मीटर आ गया तो मैं इसको बोलूंगा 10 टू द पावर 12 मीटर को टेरा मीटर बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। और 15 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी जाता है, बहुत आगे तक जाता है, लेकिन मैं खुद यहां तक से आगे देखा ही नहीं हूं, ठीक है। होता होगा लेकिन मैं अपने करियर में नहीं देखा हूं। तो मैं अपने करियर में देखा हूं बच्चों, आप तो 11th 12th पढ़ेंगे और आगे जाएंगे तो वहां पे इससे बड़ा वैल्यू दिखेगा ही नहीं, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जितना यूज हो रहा है उतना ही आपको याद रहे तो बेहतर है। तो यहाँ पे डी से हो जाएगा डेका, के से हो जाएगा किलो, एम से हो जाएगा मेगा, जी से हो जाएगा गीगा, टी से हो जाएगा टेरा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एफ से हो जाएगा फेम्टो, पी से हो जाएगा पिको, एन से हो जाएगा नैनो, म्यू से हो जाएगा माइक्रो, स्मॉल एम से हो जाएगा मिली, स्मॉल सी से हो जाएगा सेंटी, और डी से हो जाएगा डेसी। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे को ये सब बताना था डिस्टेंस में। ऐसे टाइम का भी होता है, टाइम का अलग अलग यूनिट होता है, जानते हो सोलर डे होता है, सोलर ईयर होता है। वैसे ही आपका क्या आता है तुम्हारा लूनार मंथ होता है कि नहीं होता है। वैसे ही देखा जाए तो सेक होता है, सेक देखा जाए तो सेक क्या होता है, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लिख देता हूं मैं, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम जाओगे तो वो होता है बच्चा सेक। क्या होता है बताओ, सेक होता है एक सेक, और एक सेक इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेकंड होता है। इतना टाइम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम जो होगा वो होगा सेक, और एक सेक इक्वल टू इतना होगा। और लूनार मंथ तो जानते ही हो भाई, चांद अर्थ का एक चक्कर जितना लगाने में समय लेता है उसको अपन बोलते हैं लूनार मंथ, जो कि होता है 27.3 डेज होता है, 27.3 डेज होता है लूनार मंथ में। और वैसे आपको लीप ईयर आता है, लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 से डिवाइड, सीधा बात है 2020 4 से डिवाइड हो गया, लीप ईयर था, उसमें फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, 29 डेज का रहेगा फरवरी, और जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 28 डेज का होता है। लीप ईयर में आपका टोटल डेज 366 डेज होता है, और नॉर्मली ऐसा होता है नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है ना। तो ये सब हमको पता है तो रहेगा ही रहेगा। वैसे मास में देखोगे तो आपको पता ही होगा, ये मास में आपका क्विंटल पढ़ते हो, क्विंटल कितना होता है, 100 केजी को 1 क्विंटल बोला जाता है। आपका टन या फिर मेट्रिक टन बोलते हैं, 1 मेट्रिक टन में 1000 केजी होता है, ये आपको पता होगा। स्लज होता है एक मास का यूनिट, जो कि 14.5 केजी कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब मास के अदर यूनिट्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और नहीं होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिजिक्स को वैसे भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, टिक लगा दे रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। आपको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन यहाँ तक की पता होना ही चाहिए, ये यूज होगा। वैसे यहाँ पे किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर तक याद होना चाहिए। बाकी आपको याद नहीं है फिर भी काम चल जाता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, काम चल जाएगा। कभी कभी पिकोमीटर दिखता है, कभी कभी दिखता है, तो इसको भी मैं टिक लगा देता हूँ, बाकी दिखेगा ही नहीं, ठीक है।
एक आध बार फर्मी मीटर, ये कब दिखेगा पता है, सिर्फ न्यूक्लियस का बात करूंगा मैं, जब न्यूक्लियस का मैं डायमीटर का बात कर रहा हूँ तब वहीं पे ये सब चीज दिखेगा फर्मी मीटर, बाकी इसका सेंस ही नहीं है। ठीक है, वो भी 12th क्लास में आपका न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, वहां पे इसको देखने को मिलेगा, बाकी जगह में तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इधर पढ़ रहे हो, अभी फिजिक्स 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 11th क्लास में आपका सेंटीमीटर दिखेगा, मिलीमीटर दिखेगा, इवन माइक्रोमीटर दिखेगा, इससे छोटा तो मैं देखा भी नहीं। अब होगा तो डायरेक्टली आपका गैसेस वैसेस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हो सकता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में छोटा छोटा यूनिट। और वैसे लार्ज यूनिट में आप देखोगे तो किलोमीटर बहुत होता है भाई, तो किलोमीटर तक ही दिखेगा, गीगामीटर, टेरामीटर, मेगामीटर ये भी बहुत कम दिखना है, बहुत रेयर है, फिर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे तो आ जाता है, वहां पे काम आता है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, और आज स्टार्ट करता हूँ डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करता हूँ? डायमेंशन पढ़ते हैं, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है इसको हम सीखेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। यहाँ 3 चीज होता है बच्चे, कितना चीज होता है? 3 चीज जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है, यहाँ पे देखा जाए डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अब तीसरा होता है डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले बात देखो डायमेंशन, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस में उसके पावर के रूप में जो लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या बताओ? डायमेंशन। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे लिख दिया L T M, और क्या आता है बताओ आपका? एम्पियर आ गया, केल्विन आ गया, मूल आ गया, कैंडेला आ गया, ये सब लिख रहा हूँ। तो इन सब के पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये डायमेंशन होगा। डायमेंशन मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लिखता हूँ स्पीड, और स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करते हैं अपन क्या बताओ? मीटर से, मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसका बेस क्वांटिटी क्या है बताओ? डिस्टेंस का, मीटर का लेंथ, और टाइम का टी, तो एल टी ऊपर जाकर क्या होगा? टी माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? तो एक बात बताओ, मैं एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में लिखा हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में लिखा हूं, इसको बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन से हमको पता चल रहा है कि सीधी सी बात है, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसके कितने पावर पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड जो है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके पावर 1 पे डिपेंड करता है, और दूसरा टाइम पे डिपेंड करता है जिसका पावर क्या है बताओ? -1 है। मतलब कि सीधी सी बात है, स्पीड आपका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप। तो यहां से पता चल रहा है। वैसे यहाँ पे देखोगे आप, मान के चलो आप एक्सेलरेशन का बात करते हो, किसका बात करते हो? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का बात करते हो तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका यूनिट देखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका मैं लिखूंगा डायरेक्टली, इसको मैं लिखूंगा डायमेंशन को, तो मीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? 1 पावर में। मीटर मतलब लेंथ का पावर 1 है, अब वैसे सेकंड का पावर 2 है, तो 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो L1 T2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? तो पहला डिपेंड कर रहा है किसमें बताओ? लेंथ पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पे? टाइम पे। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो लेंथ के पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है? 1 पे, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। अब दूसरा बात, एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम के सेकंड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है? उसके पावर में, फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, उसको आपको बताता है डायमेंशन। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो डायमेंशन फॉर्मूला ये है कि मैं जो बेस क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा इस तरीके से ऐसा लिख दिया तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब समझते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे अपन। जैसे कि मैं इसी के लिखा, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा था, ये डायमेंशन था। अब ब्रैकेट ऐसा लगाना है तो ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या होगा? L1T-1। इसी में ब्रैकेट लगा दूंगा, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का। वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को लिखना है एक्सेलरेशन का, तो
एक्सेलरेशन का मेरे को लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगा तो L1 t पावर -2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लग रहा है, ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा था, ब्रैकेट नहीं लगा था तो डायमेंशन था, अब ब्रैकेट लग गया स्क्वायर ब्रैकेट तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे यहाँ पे और इक्वल टू में लिखोगे यही डायमेंशंस को, L को लिखोगे, T को लिखोगे, M को लिखोगे, ठीक है, ऐसा करते करते जो भी आ रहा है उसको लिखोगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे बताओ, फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड है तो स्पीड को V से डिनोट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा और इक्वल टू इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है L1 T-1। अब जानते हो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा था तो डायमेंशन फॉर्मूला था, इस बार LHS और RHS दोनों साइड लिखा है, LHS में V ब्रैकेट में है, RHS में आपका LT-1 ब्रैकेट में है, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला से ये इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन। इसका LHS साइड भी है, RHS साइड, जानते हो जब LHS RHS दोनों साइड रहता है कोई चीज तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ x² + 2x + 1 लिखा हूँ तो बच्चा ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब मैं इसी को x² + 2x + 1 = 0 लिख देता हूँ तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब इसके इक्वल में 0 आ गया, देखो इसमें कुछ नहीं है, LHL RHL कुछ नहीं है, LHS RHS नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका एक पॉलिनोमियल है। और इक्वेशन कब बना, LHS भी है RHS भी है तो ये इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से यहाँ सिर्फ रहेगा तो ये फॉर्मूला हो गया, और इधर भी है इधर भी है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में इधर भी है इधर भी है, तो क्या बन गया आपका इक्वेशन, तो डायमेंशन इक्वेशन है। वैसे डायमेंशन इक्वेशन एक्सेलरेशन का लिखूंगा तो एक्सेलरेशन को ऐसा लिखूंगा और इधर लिखूंगा L1 T-2, तो बच्चा ये बन जाएगा आपका, क्या बताओ, इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं और डायमेंशन के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। क्लियर बच्चा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा एकदम क्लियर कट। अब हम निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज का। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे, अभी जो निकाले हैं स्पीड, एक्सेलरेशन, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला ये है, डायमेंशनल इक्वेशन ये है, ठीक है, डायमेंशन ये है फंडामेंटल क्वांटिटी का, साथ ही तो होता है, उसको कैसे लिख देंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी का निकालना है मेन अपने को, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और हम धीरे धीरे करके सीखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मस्त घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा और ये सब डायमेंशन निकालना आपको एक बार आ जाएगा, फिर टेंशन आपका नहीं है। और ज्यादातर जो बेस रहेगा, जब बार बार रिपीट होता है उसको याद कर लेना, वो ज्यादा आसान होगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में, मैं आगे सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, बताओ, जैसे कि एरिया है, तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा यूनिट और यहाँ पे लिखूंगा क्या बताओ इसका डायमेंशन, तीन चीज लिखने वाला हूँ, ध्यान देना। तो एरिया क्या होता है बताओ, फॉर्मूला में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब यूनिट में देखा जाए तो मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन में तो सीधी बात है, एरिया कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, तो लेंथ मतलब उसका बेस क्वांटिटी L होगा, इसका पावर कितना है 2 और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो। तो डायमेंशन नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ओके। वैसे यहां मैं लिखता हूं, मान के चलो वॉल्यूम, क्या लिखता हूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब हो जाएगा L का पावर 3, ठीक है, पावर 3 है ना, मीटर क्यूब, लेंथ का पावर 3 है तो लेंथ का पावर 3 आ जाएगा। वैसे आपका तीसरा यहाँ पे ले लेता हूं मैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है बताओ, तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट देखा जाए तो मास का हो जाएगा किलोग्राम, वॉल्यूम को हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, डेंसिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और दूसरा लेंथ पे, इसलिए मास पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मास लिखो, लेंथ पे कर रहा है तो यहाँ पे लेंथ लिख दो कर्ली ब्रैकेट में। अब मास पे देखो किलोग्राम है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, किलोग्राम का कितना पावर है यहाँ पे 1, किलोग्राम का कितना पावर है 1, तो 1 लिख दो। अब मीटर का कितना पावर है 3, बट नीचे में है तो मीटर का पावर 3 है, तो देखो किलोग्राम है, मीटर का पावर 3 को ऊपर ले जाओगे तो मीटर का पावर -3 आ जाएगा, तो पावर -3 आ रहा है इसलिए यहाँ क्या आएगा -3। तो एक बात रट्टा मान लो, जो हमेशा डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर रहेगा तो हमेशा पावर क्या आएगा नेगेटिव, डायमेंशन हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, ये बात याद रखना,
ओके ओके ओके। अब ऐसे मान के चलो यहाँ पे निकालता हूं मैं किसका, बताओ, स्पीड या वेलोसिटी का, स्पीड या फिर वेलोसिटी का। तो स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, तो स्पीड हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बस नाम याद रखो भाई, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा एस अपॉन टी, और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, ठीक है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, एस मतलब डिस्टेंस होता है। ऐसे फालतू टाइप से याद करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूजन में ही फिजिक्स को काट डालोगे। बढ़िया अच्छी तरीका क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे एस डिस्टेंस है, टाइम टाइम है। वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एस अपॉन टी है तो वेलोसिटी हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ऐसे याद रखो फिजिक्स को, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन में दिमाग खराब हो जाएगा। अब डिस्टेंस और ये टाइम, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को सेकंड से, और डायमेंशन फार्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे क्या है बताओ, किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ये, लेंथ पे और टाइम पे। तो लेंथ को एल लिखो, टाइम को टी लिखो। अब लेंथ का पावर, यहाँ मीटर का पावर 1 है तो 1 लिख दो, और सेकंड का पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं 5वां नंबर में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पर सेकंड और आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ऐसा यूनिट याद रखना, क्या एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मीटर पे डिपेंड कर रहा है तो लेंथ, सेकंड पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम। अब मीटर का पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, सेकंड का पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। इस तरीके से आपका डायमेंशन फॉर्मूला उसका हो जाएगा। 6वां नंबर में मैं लिखता हूँ यहाँ पे फोर्स, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ आप सीखो इसको, ठीक है, ऐसे बोर मत खाना बच्चों, ठीक है। ये एक बार सीख लोगे, पहली बार जो 11th क्लास 10th क्लास के बाद जो बच्चा आया 11th क्लास, जिसको डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसके लिए ये सब जानना जरूरी है, इसलिए मेरे को कराना है। और जो बच्चा यहाँ पे आगे से पढ़ लिया, उसको सब कुछ पढ़ लिया, उसको पता है, वो यहाँ देखेगा थोड़ा बोर हो सकता है क्योंकि एकदम बेसिक बता रहा हूँ मैं, तो वो बच्चा आगे बढ़ा ले। यहाँ पे मैं कुछ अच्छे क्वालिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, वहां पे आपका काम आ जाएगा। और यदि आपको नहीं आता तो आराम से देखिए, आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो खैर मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे फोर्स का होता है, हमको पता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और इसी को मैं लिख सकता हूँ, मास का मतलब किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट हो गया, ये एमकेएस यूनिट हो गया। एमकेएस मतलब जिसमें किलोग्राम मीटर सेकंड देखे, एमकेएस। सिस्टम पढ़ाया था ना, सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप का, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो एमकेएस मतलब ये हो जाएगा मीटर डिस्टेंस में, और के से हो जाएगा किलोग्राम, और एस से हो जाएगा सेकंड। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को किलोग्राम मीटर सेकंड के फॉर्म में लिखना एमकेएस सिस्टम कहलाता है। तो देखो एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला में मास है तो मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन तो ऊपर में एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा MLT। अब क्यों लिखा MLT, क्योंकि यहाँ पे फोर्स किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है मास पे क्योंकि किलोग्राम है, लेंथ पे क्योंकि मीटर है, टाइम पे क्योंकि सेकंड है। अब यहाँ पे किलोग्राम का पावर 1 है तो 1, मीटर का पावर 1 है तो यहाँ 1, सेकंड का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। पावर 1 रहता तो लिखते भी नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम बुक में आप देखोगे तो MLT -2 ऐसा लिखा रहता है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चे, ठीक है, पावर 1 को लिखते नहीं है, इस कारण वैसा लिखा दिखता है, ठीक है। 7th नंबर देखते हो आप, वर्क। किसके बारे में देखते हो, वर्क। वर्क देखोगे तो वर्क होता है बच्चे, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू होता है डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। और एनकेएस सिस्टम में देखोगे तो फोर्स क्या होता है बताओ, फोर्स का एनकेएस सिस्टम में होता है ये होता है। और डिस्टेंस का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। देखो फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा, तो मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या बताओ, इसका यूनिट एमकेएस सिस्टम में। और डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे लिखूंगा MLT, यहाँ पे किलोग्राम 1 है तो 1 आएगा, मीटर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, सेकंड 2 है ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का, एक्सेलरेशन का, स्पीड का, रट्टा मारो बच्चे, डायरेक्ट इसको याद ही रखो, बार बार यूज होगा आपका, ठीक है। कोई बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला का या फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना रहेगा, और जहां पे फोर्स और वर्क यूज हो गया तो डायरेक्ट इसको अपन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी तरीके से अपना डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, और ये हमको याद नहीं है
तो फिर बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम है, मान के चलो वहां पे इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम 2-5 मिनट लगाएं ये सब निकालने के लिए। मुश्किल से 30-40 सेकंड के अंदर अपने को डायमेंशन फार्मूला निकालना रहेगा। इस कारण आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, तो इस सबको याद रखना मैं जो बता रहा हूँ। 8 नंबर देख लो बच्चा, यहाँ पे क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। अब पावर हमको पता है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का यूनिट होता है SI यूनिट वॉट। अब वर्क का एमके सिस्टम में वर्क का एमके सिस्टम में यूनिट होता है ये, तो लिख दो वर्क का एमके सिस्टम में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब वर्क का हो गया, अब अपॉन में टाइम है, टाइम का क्या होता है, सेकंड। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सेकंड क्यूब आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला होगा आपका MLT। अब किलोग्राम 1 है तो 1, मीटर 2 है तो पावर 2 आ जाएगा, और सेकंड 3 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। वैसे ही आपका आता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आ गया तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा क्या बताओ, तो मोमेंटम होता है आपका क्या, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका SI यूनिट देखा जाए तो मास का हो जाएगा आपका किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है क्या, तो वेलोसिटी का होता है आपका मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो MLT। अब देखा जाए किलोग्राम 1 है, 1 मीटर 1 है, 1 सेकंड 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो M1L1T T-1 हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। वैसे 10वां नंबर देखोगे आप आगे, यहाँ प्रेशर का देखते हो आप, किसका देखते हो, प्रेशर का। तो प्रेशर होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। अब फोर्स का एमके सिस्टम में, तो फोर्स का एमके सिस्टम में क्या होता है, फोर्स का एमके सिस्टम में होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का होता है, एरिया का क्या होता है, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में मीटर स्क्वायर आएगा। तो बच्चा यहाँ पे 1 मीटर कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा किलोग्राम, नीचे में आएगा 1 मीटर, और इधर आएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को दिखा नहीं होगा, आप लिख सकते हो, निकाल सकते हो खुद। फोर्स का हो जाएगा क्या बताओ, फोर्स का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे MLT। किलोग्राम 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, मीटर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, -1, सेकंड 2 है, ऊपर जाएगा कितना आएगा, -2। इस तरीके से इसका आप भी डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब एक बात याद रखना, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल आता है क्या क्या बताओ, मैं बता रहा हूं, वर्क इक्वल आता है एनर्जी। एनर्जी का यूनिट बोलेगा, एनर्जी का यूनिट वर्क के यूनिट के बराबर होगा। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलेगा तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यही चाहेगा। अब एनर्जी मतलब समझते हो बच्चे, अब एनर्जी मतलब यहाँ मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलूँ, यहाँ मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बोलूँ मैं, चाहे यहाँ मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मैं बोलूँ यहाँ पे आपका क्या मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या मैं यहाँ बोलूँ आपको हीट एनर्जी, क्या बोलूँ, हीट एनर्जी, या फिर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलूँ, या फिर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो याद रखो बच्चे, यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि कौन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, कोई भी एनर्जी रहे, बात मुद्दा यहाँ पे काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, हीट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मतलब नहीं है, मतलब किससे बताओ, एनर्जी से। सब में एनर्जी आ रहा है मतलब सबका यूनिट सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जूल, मैग्नेटिकल एनर्जी क्या होगा, जूल, हीट का क्या होगा, जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, जूल, और वैसे ही आपका मैग्नेटिक एनर्जी का भी क्या होगा बताओ, जूल। कोई भी एनर्जी रहे उसका एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, जूल। तो यहाँ पे हर एक का एसआई यूनिट जूल होगा, तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन इक्वल होगा, हीट एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट और डायमेंशन इक्वल होगा, आपका मैग्नेटिक एनर्जी का हीट एंड डायमेंशन के इक्वल आएगा, मैग्नेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट और डायमेंशन के इक्वल आएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, एनर्जी आ गया मतलब सब सेम होगा, ठीक है। तो इतना बात दिमाग में रखना बच्चे, एनर्जी के इक्वल आएगा क्या, यूनिट और डायमेंशन सेम। एनर्जी का किसके इक्वल आएगा, वर्क के। एनर्जी किसके इक्वल आएगा, वर्क के। और सेम टू सेम आता है बच्चा टॉर्क का भी आएगा, किसका आएगा, टॉर्क का भी आएगा। क्यों आएगा सर टॉर्क का, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स और डिस्टेंस
तो वर्क भी तो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, यहाँ भी फोर्स का यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम रहेगा। तो जो वर्क अगर आएगा यूनिट और डायमेंशन वही तो टॉर्क का आएगा, क्योंकि टॉर्क भी तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सर हमको तो नहीं पता ना सर टॉर्क के बारे में, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बच्चों कोई चिंता की बात नहीं है। टॉर्क के बारे में हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है, आराम से शिद्दत से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अभी पहली पहली बार यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं तो डर लग जाता है, क्योंकि इसमें इतना सारा फॉर्मूला है, सर कैसे याद करेंगे। तो बच्चों याद आपको नहीं करना है, मुश्किल से 5-10 फॉर्मूला बस याद करना है बेसिक लेवल पे। बाकी आप पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे, पूरा क्लास 11th कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा चैप्टर वाइज, और क्लियर भी हो जाएगा। अब जब आप 12th क्लास पढ़ेंगे तो 12th क्लास में भी आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा चैप्टर वाइज, तो ऑटोमेटिकली आपको सब जगह डायमेंशन और यूनिट निकालना आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एकदम कमजोर हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको बहुत टफ लग रहा है फिजिक्स, नहीं। मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ, आप पूरा फिजिक्स का जब चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हर एक चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, उसका मीनिंग आप समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, डेरिवेशन समझेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। और फॉर्मूला याद होगा तो डायमेंशन निकालना हमको आता है, यूनिट निकालना भी हमको आता है, ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, तो इतना ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। वैसे आप देखोगे यहाँ पे मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा इम्पल्स का। जो मोमेंटम का आता है एक एनर्जी, एक थ्योरम पढ़ोगे आप लॉ ऑफ मोशन में, क्या कि जो मोमेंटम होता है, जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स और मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला और क्या बोलना चाहिए एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है। वैसे प्रेशर, प्रेशर आ जाता है आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस चैप्टर कहाँ पे आएगा, स्ट्रेस आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर के बात कर रहा हूं मैं, उस जगह में आपको स्ट्रेस पढ़ने को मिलेगा। ये भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो आएगा वही प्रेशर का जो यहाँ पे यूनिट आएगा और यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, सेम टू सेम आपका किसका आएगा, स्ट्रेस का भी आएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यही आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी आएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको भी इसी चैप्टर में पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। यहाँ पे थकना नहीं है, डरना नहीं है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको नहीं पता सर, पहली बार तो फिजिक्स पढ़ रही, कहाँ क्या नाम आ रहा है। तो भाई मैं बोला हूँ ना, चैप्टर जब आएगा, टॉपिक जब पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस मेरा काम है बताना कि भाई इसका प्रेशर का यूनिट यही है, डायमेंशन यही है, तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का ये नहीं हो सकता। तो नहीं भाई, प्रेशर का जो यहाँ पे यूनिट डायमेंशन है वही आपका स्ट्रेस का भी हो सकता है, वही आपका यंग मॉडुलस हो सकता है, और भी अलग अलग क्वांटिटीज हो सकते हैं फिजिक्स के जिसका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट सेम हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, मीनिंग अलग अलग है, स्ट्रेस और प्रेशर में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, इन तीनों में अलग अलग है। वर्क और एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, टॉर्क में अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो। वैसे इंपल्स और मोमेंटम में भी डिफरेंस है, ठीक है, सेम नहीं होता। तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला के सेम होने से जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो जाते, उनका डेफिनेशन सेम नहीं हो जाता, अलग होता है, ठीक है। बस यूनिट और डायमेंशन सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, और थोड़ा बढ़िया बढ़िया फिजिकल क्वांटिटी का मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताता हूं, फिर जाके आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा हो। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए आ सकता है, सबसे पहला मैं बता रहा हूं आपको, वो आ सकता है किसका, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ सकता है। अब देखा जाए ये कहां से आता है, तो हमको पता है बच्चों, क्लास 9 में पढ़े होंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। उन्होंने बताया था कि दो मास के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इक्वल होता है g m1 m2 by r²। तो m1 m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड g को ही अपन बोलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, f को बोलूंगा मैं फोर्स है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, m को बोलेंगे ये मासेस है दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अलग अलग r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू मासेस बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे को इसका यूनिट और डायमेंशन बताना है किसका, ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का।
तो सबसे पहला काम क्या है बच्चा तुम्हारा यहाँ पे, जिसका डायमेंशन निकालना है उसको अकेले करना है LHS साइड में। तो G को मैं यहाँ पे अकेले करूंगा, अकेले इसको करूंगा तो बाकी सबको ट्रांसफर करूंगा। तो R डिवाइड में है, R स्क्वायर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर, और ये ऊपर में है तो इधर आगे डिवाइड में आएगा, तो M1 M2 डिवाइड में आएगा यहाँ पे M1 इंटू M2। अब बच्चा मैं इसका यूनिट का बात करूं तो यूनिट का बात करूं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और मास का होता है किलोग्राम। इस मास का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम 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 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा किसका बताओ, G का। तो यूनिट आराम से निकाल लिए। अब डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है इसका, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो इसको लिखना है आपको क्या, न्यूटन का। तो देखो यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1L1T-2। अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ L2, और किलोग्राम है तो किलोग्राम है मतलब मास है M, और इसका पावर 2 है तो पावर 2। तो बस साथ में लिखना है इसको। कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा M1L1T-2, ये न्यूटन का हो गया, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2, और यहाँ पे अपॉन में किलोग्राम है तो ये हो जाएगा M2। साथ में कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 से 2 घटेगा तो बचेगा M-1, M का पावर 1 है, 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, 1 - 2 कितना होगा -1। L1 है, L2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, L3, और T का पावर यहाँ कितना है -2। तो बच्चा इस तरीके से आप बता सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना होता है करके, आराम से निकाल सकते हो। वैसे बच्चा दूसरा नंबर देखोगे, यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब ये नाम सुन के आपको एक ही बार डर लगे, भाई डरना ही क्यों है, नाम है, इसका फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, आपको दिया जाएगा, आप क्लास 11th में हो, आपको दिया जाएगा, इसको आपको याद करना नहीं है, इतना मजबूर नहीं करेंगे हम याद करने के लिए आपको चैप्टर, क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास 12th में, तो क्लास 12th में पढ़ोगे तभी से मैं याद करवा क्या करूंगा इसको। क्लास 12th में आप पढ़ोगे, और क्लास 12th में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर है, वहां पे आता है दो चार्ज के बीच में, जैसे कि दो मास के बीच में फोर्स लगता है तो ये आता है न्यूटन्स लॉ से, वैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो ये आता है कूलम्ब्स लॉ से, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2/r²। ये आपको दिया रहेगा। तो सर ये 12th क्लास का है तो हमको 11th में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे 11th में आपको सिखाया क्या जा रहा है, यूनिट निकालना और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। तो उसको निकालने के लिए मैं अभी इस क्लास में यूज करूंगा ना इसका, तभी तो आप सीखोगे कॉन्सेप्ट को, ज्यादा डीपली समझ पाओगे, इसलिए मैं इसका यहाँ पे पूछ रहा हूँ। तो फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आपको बस निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे F को बोलते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, का नाम लेते हैं इसका एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसी का नाम होता है परमिटिविटी। इसी को मैं बोलता हूँ क्या बताओ, परमिटिविटी। और R मतलब होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया किसके बीच का, दो चार्ज के बीच का, और Q1 Q2 हो जाएगा आपका चार्जेस, ठीक है, चार्ज है। अब एक बात बताओ मेरे को, जिसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है उसको अलग करना है, उसको एक साइड रखना है, LHS साइड रखना है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो एप्सिलॉन नॉट हुआ, और F यहाँ पे आ जाएगा तो 1/4 पाई, यहाँ पे F हो जाएगा, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, R²। अब मैं इसका यूनिट लिखूंगा बच्चे, देखो ध्यान से, तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इन दोनों का कोई यूनिट नहीं होगा, कांस्टेंट है तो यूनिट F का होगा, Q का होगा, Q का होगा, R का। तो Q का यूनिट जानते हो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर आ गया, फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट हो जाएगा SI यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा। यहाँ भी बताया हूँ ये SI यूनिट है, क्लियर है बात। वैसे ही यहाँ पे मैं आगे बात करूं तो मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो देखो कूलम का कैसे लिखूंगा, तो देखो बच्चों कूलम है चार्ज, चार्ज कहाँ से डिफाइन होता है, करंट से। तो सिंस मेरे को यहाँ पता है, सिंस मेरे को पता है करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल टू आएगा टाइम से मल्टीप्लाई करंट इनटू टाइम। चार्ज को किससे मेजर करते हैं, चार्ज का यूनिट क्या है बच्चा, कूलम, तो वैसे करंट का क्या होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो कूलम को मैं एम्पियर सेकंड लिख सकता हूँ, कूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर सेकंड लिख सकता हूँ, ओके बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, मैं इसको एम्पियर सेकंड लिखूंगा तो एम्पियर और सेकंड स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर। वैसे न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ, तो न्यूटन को बताया था
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम के, इसको लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ क्या है बताओ, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये सेकंड स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, जो बच जाएगा उसको लिख दो यहाँ पे, क्या बचेगा बताओ यहाँ पे, तो ये एम्पियर स्क्वायर है, और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर सेकंड का पावर 4 हो जाएगा, और किलोग्राम है नीचे, अब मीटर का मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई मीटर क्यूब आएगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो, तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पे, तो आराम से लिख सकते हो, कैसे लिख दो, एम एल टी, और एम्पियर है इसलिए एम्पियर लिख दो ए, चौथा भी आएगा ना भाई, एम्पियर तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब किलोग्राम एक नीचे है तो ऊपर जाकर -1, तो यहाँ -1, मीटर 3 है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -3, सेकंड 4 है तो ये हो जाएगा 4, एम्पियर 2 है तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। ओके ठीक, तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर और आप लोगों को बताता हूं अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि यहां पे मेरे पास आता है क्या, प्लैंक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, प्लैंक कांस्टेंट। भाई साहब प्लैंक कांस्टेंट का हमको बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई यहाँ पे आप जानते होंगे प्लैंक कांस्टेंट कहाँ पे आएगा, कुछ तो फॉर्मूला से में आएगा ना, तभी तो उसको निकाल पाएंगे। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F = g(m1 m2 / r²), इस फॉर्मूला में g आया, वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। वैसे ही मैं परमिटिविटी बोला तो ये आया F = 1/4πε0 q1 q2 / r², इसमें ε0 आया तो फॉर्मूला में आया। वैसे ही प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी किसी फॉर्मूला में आएगा। तो यहाँ बच्चों एक फॉर्मूला होता है किसका पता है, एनर्जी ऑफ लाइट का, एनर्जी ऑफ लाइट। आप जानते हो सन से लाइट आता है हमारे अर्थ में, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रहा है उसका एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी क्या होता है पता है, उसको हमको बताया गया है E = होता है h × न्यू। तो बच्चे यहाँ पे E को बोला जाता है एनर्जी ऑफ लाइट, H को बोला जाता है, H को ही बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू को, ये न्यू है ना, और न्यू को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ओके ओके सर। अब मैं बताया जिसका आपको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है उसको अलग करो, तो H को अलग करोगे तो न्यू इसके अपॉन में आएगा, तो E अपॉन क्या हो जाएगा, न्यू। अब ध्यान से देखो, SI यूनिट आपको लिखना है इसका, ठीक है, तो एनर्जी का होता है जूल, एनर्जी का होता है क्या बताओ, जूल, और फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी में बताया था, फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यू = होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यदि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, और एक टाइम का होता है सेकंड, तो हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूँ क्या बताओ, सेकंड इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इनवर्स। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हर्ट्ज को मैं लिखूंगा क्या बताओ, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल, इधर सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो पावर माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट जो होता है किसका बताओ, प्लैंक कांस्टेंट का, वो होता है आपका जूल सेकंड, क्या होता है बच्चा, जूल सेकंड। और आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इसका लिखना है, बहुत आसान है। तो डायमेंशन फॉर्मूला जूल मतलब वर्क, जूल मतलब वर्क, जूल मतलब होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या वर्क बोल सकते हैं। तो जूल मतलब वर्क, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L2T-2, सीधा बात, रट्टा मारो इसको, मैं बोला था ना आपको याद रखना है करके। ये हो गया, तो देखो जूल का हो गया डायमेंशन, ये सेकंड का हो जाएगा क्या बताओ, T1, तो बस ये घटेगा, इससे कितना आएगा, m1L2 -2 में +1 होगा तो कितना बचेगा, -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका बताओ, प्लैंक कांस्टेंट का, किसका हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट का। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब वैसे ही मैं आपको बात करता हूँ दूसरा नंबर में, यहाँ पे ये आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको बताना है डायमेंशन फॉर्मूला। फिर बोलोगे ये कैसा नाम है सर, पूरा पूरा सर दर्द है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है चैप्टर में। तो जो बच्चे पहली बार 11th क्लास पढ़ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, बट बच्चों मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको सीखना है क्या, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, ना कि फार्मूला। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कौन से फार्मूला से आया ये मत देखो, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देख लो। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक फार्मूला से आता है, जो फार्मूला क्या होता है पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पानी जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो फ्लो होता है ना, तो उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। अब लेयर्स अलग अलग होते हैं तो अलग अलग लेयर का स्पीड अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट दो लेयर्स के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको मैं बोलूंगा फ्रिक्शन फोर्स।
अब यहाँ पे हम क्या है, सरफेस में चलते हैं, जमीन में चलते हैं। तो यहाँ पे जमीन में चलते हैं तो जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है जो फोर्स, उस फोर्स को मैं फ्रिक्शन फोर्स बोलता हूँ। तो वैसे लिक्विड में जो डिफरेंट लेयर होते हैं वाटर के या लिक्विड के, उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको मैं बोलता हूँ विस्कस फोर्स। क्या बोलता हूँ? विस्कस फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन में अर्थ में बोल रहा हूँ, सरफेस में बोल रहा हूँ, तो लिक्विड में फ्रिक्शन को बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स होता है वहां से आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन होता है। ये जो विस्कस फोर्स होता है F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ईटा ए, यहाँ पे आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बटे dx, या dz बोल सकते हैं, dz भी बोल सकते हैं, z डायरेक्शन करके। यहाँ पे F को बोला जाता है आपका विस्कस फोर्स, या फोर्स ही आप समझो ना, भी फोर्स विस्कस फोर्स है लेकिन फोर्स समझो। ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एन मत बोलना, ईटा है ये। भाई ग्रीक अल्फाबेट पढ़ोगे, अल्फा बीटा थीटा गामा लैम्डा न्यू म्यू, ये सब में वैसे ईटा पथरा सब आ जाता है, ठीक है। तो ईटा क्या है आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या होता है? एरिया। भाई मान चलो पानी के ऊपर नाव रखा है, तो नाव का कोई सरफेस होगा, वो सरफेस पानी के साथ कांटेक्ट में होगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस बोल सकते हो। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर सब समझ में आ गया? यही समझ नहीं आया वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होना। जैसे कि मैं बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसमें बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसे मान के चलो फोर्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसमें बोलूंगा फोर्स ग्रेडियंट। क्या बोलूंगा? फोर्स ग्रेडियंट। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं फोर्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो इसको मैं फोर्स ग्रेडियंट बोलूंगा। पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसे आपका वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, इस नाम से इसको मैं बोलता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहने का मतलब ये है ऊपर वाला आपका वेलोसिटी है और नीचे वाला आपका डिस्टेंस है या लेंथ है, बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरे को मैं बताया कि आपको जिसका मेरे को जानना है, जिसका यूनिट जानना है, उसको मैं अलग करूंगा। तो ईटा को अलग करूंगा, इसको अलग करूंगा, ये सब इसके अपॉन में आएगा। तो फोर्स के अपॉन में क्या आएगा? तो फोर्स के अपॉन में आएगा एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया और dv बटे dz आ जाएगा इसके अपॉन में, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या देखोगे, इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? तो यूनिट लिखूंगा इसका SI यूनिट में। देखो तो फोर्स का हो जाएगा बच्चा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। यहाँ से मीटर मीटर कटेगा। अब अपॉन में सेकंड है, ये सेकंड ऊपर चल देगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड, अपॉन बचेगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका SI यूनिट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है मेरे को, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है इसका मेरे को। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला देखा जाए तो न्यूटन को लिखते हैं अपन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड अलग से है तो सेकंड, नीचे में क्या है? मीटर स्क्वायर। एक सेकंड यहाँ से कटेगा, एक मीटर यहाँ से कटेगा, तो ऊपर क्या बचा? किलोग्राम, और सेकंड और मीटर मल्टीप्लाई में सेकंड और मीटर। अब इसी को लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला में। तो किलोग्राम MLT, किलोग्राम एक है तो एक, मीटर एक है ऊपर जाके -1, सेकंड एक है ऊपर जाके हो जाएगा -1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है बच्चे, ओके। ऐसा बहुत सारा चीज आता है, मिटा दो इसको, बिल्कुल मिटाया जाए। अब यहाँ पे मेरे पास और भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं बच्चों, बहुत सारे आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का 12th क्लास का फॉर्मूला में आता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है, सेल्फ इंडक्टेंस का आपको डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट लिखना है। तो देखो सबसे पहले बात, सेल्फ इंडक्टेंस आता है कहाँ से पता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है सेल्फ इंडक्टेंस इनटू होता है करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, पढ़ोगे 12th क्लास में। तो L इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, ये आएगा, ये आ गया L का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका यूनिट मेरे को लिखना है, तो यूनिट लिखूंगा इसका SI यूनिट। तो L का SI यूनिट लिखूंगा तो इसका क्या होगा बताओ? वेबर होता है रट्टा, अभी मत मारो, 12th क्लास में पढ़ोगे। करंट का होता है एम्पियर। अब बच्चे वेबर पर एम्पियर को ही मैं बोलता हूँ क्या पता है यहाँ पे? हेनरी। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा,
ठीक है, वेबर भी साइंटिस्ट नाम है, ये भी नाम है, लेकिन वेबर पर एम्पियर हेनरी कराता है, एसआई यूनिट जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है। अब इससे आप बिल्कुल नहीं बता सकते, क्या बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा हथकंडा अपनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्या पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, cos थीटा भी आता है, cos थीटा कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, उसमें एंगल वेंगल ट्रिग्नोमेट्रिक चीजों का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। देखो, जब भी आपको दिखता है log x, log के अंदर कुछ दिख रहा है, e के पावर में कुछ दिख रहा है, a के पावर में कुछ दिख रहा है, ठीक है, एक पावर x, साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, सेक थीटा दिख रहा है, इस टाइप का चीज दिख रहा है आपको फिजिक्स में कहीं पे भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो बच्चा यहाँ पे ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, याद रखना, इसका कोई डायमेंशन फॉलो नहीं होता इन सब का। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे लिख दिया फोर्स इक्वल टू लिख दिया, क्या बताओ यहाँ पे मैं लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, ई का पावर लिख दिया मैं, क्या पता है यहाँ पे ए एक्स, क्या लिख दिया? ए एक्स लिख दिया, सीधा बात है, या ए टी लिख दिया। तो बच्चा यहाँ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, मास का होगा, एक्सेलरेशन का होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि ई का पावर आ गया मतलब डायरेक्टली ऐसा टर्म आता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि मैंने दिखता है यहाँ पे y इक्वल टू क्या आता है, a sin ओमेगा t, ऐसा दिखता है, दिखेगा भी आपको, वेव चैप्टर पढ़ोगे तब, ऑसिलेशन पढ़ोगे तब। तो भाई y का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, a का होगा, sin थीटा का नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ, ओमेगा और t का होगा, लेकिन ओमेगा और t का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे तो जीरो ही आएगा। देखो, ओमेगा का अलग से डायमेंशन फॉर्मूला होगा, t का अलग से होगा, इन दोनों का एक साथ निकालोगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जीरो आएगा, सीधा बात है। जीरो मतलब ऐसा आएगा, m0 l0 t0 ऐसा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये डायमेंशन क्वांटिटी, इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका होगा, इसका होगा, बस। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फाई इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो बी का निकालोगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। ये जो बता रहा हूँ ये वाला सिर्फ 12th के बच्चे समझ पाएंगे, अब 11th के बच्चे हैं तो बैंड बजेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है आपको, ना तो आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस पता है, ना फ्लक्स पता है, ना मैग्नेटिक फील्ड पता है, ना फोर्स इक्वल टू आई एल बी पता है। देख रहे हो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए ये, फिर आपको पता होना चाहिए ये, फिर आपको पता होना चाहिए ये। इसके बाद क्या होगा देखो, फाइव एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, बी का वैल्यू रख दो, तो बी का वैल्यू कितना है बताओ, तो बी का वैल्यू निकाले हो एफ अपॉन आई एल, एफ अपॉन आई एल, ठीक है। एल लेंथ होता है, आई करंट होता है, एफ फोर्स, और यहाँ पे एरिया। अब देखो इन सब चीज को यहाँ मैं रखूं, है ना, यहाँ पे रखूं, तो एल इक्वल टू क्या होता है, फाइव अपॉन आई, तो इसको आई से डिवाइड करना है, इसको आई से डिवाइड करूंगा तो एफ ए आई अपॉन एल, और आई से डिवाइड करूंगा तो आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 l1 t माइनस 2, एरिया का होता है l2, करंट का होता है एम्पियर 2, और लेंथ का होता है l1। यहाँ l1 l1 कटा तो ये क्या बचा बताओ, m1 l2 t माइनस 2, और a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो आपका इसका डायमेंशन फार्मूला है m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2। तो 11th वाले बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल घबराना मत, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराना मत, ये सब चीज आप सीख जाओगे। आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखना है, ना कि इतना तामझाम। ये तामझाम आप 12th क्लास पहुंचते ही सीख जाओगे, क्योंकि बार बार निकालते 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 आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डायमेंशनल एनालिसिस और इसका एप्लीकेशन के बारे में डील करूंगा बच्चों। आज के लिए बहुत काफी है, इतना सारा लेक्चर, मेरे को ख्याल से आपको डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं बच्चों, मैं निकालना चालू करूँ यहाँ पे लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं जैसे जैसे निकाल रहा हूँ इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी आता है, उसका भी निकाल लोगे, आपका कोई भी आता है, जैसे कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है, सब निकाल लोगे, लेकिन पेशेंस रखो, ठीक है। मैं जितना सिखा रहा हूँ उसको सीखो। ये लास्ट वाला 11th क्लास के बच्चों को सीखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये लास्ट वाला 11th क्लास के बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं है, धीरे से आप सीखोगे। लेकिन जो बच्चे 12th के हैं, जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, वो सब देख सकते हो, ऐसा निकालते हैं, ठीक है। ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक भी अपन ला सकते हैं, लेकिन अभी अपन लर्निंग में है, इसलिए अपन बेसिक बताएंगे, बाद में शॉर्टकट ट्रिक लगाया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को फैला दीजिए, जिससे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाए और हमारा एक फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है अपने द कंसेप्ट जोन का, वो बहुत बड़ा रूप ले ले और सभी बच्चों को मेरे से फिजिक्स सीखने में हेल्प हो पाए।
और बच्चों इस चैनल पे बहुत कुछ लेक्चर डलेगा, अभी देखते रहिए, मैथ्स का भी डलेगा, फिजिक्स भी डल रहा है, क्लास 10th 11th 12th सब कुछ डलेगा, इवन केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, बस आप लोगों को इंतजार करना है, सब कुछ मिलेगा।